हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था। वहाँ पे हमने देखा था जो सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, हमने समझा था एक तो वो होमोजीनियस होता है या फिर वो कैसा होता है, नॉन होमोजीनियस होता है। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो ये दो कैटेगरी में होता है। अब ये दो कैटेगरी किस तरीके से डिफाइन होती है, जब ए एक्स इज इक्वल टू आप बी बनाएंगे तो ये बी स्पेसिफिकली नल मैट्रिक्स आना चाहिए, नल कॉलम मैट्रिक्स आना चाहिए। और अगर आपने ए एक्स इज इक्वल टू बी बनाया है एंड बी नॉन जीरो है, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं है, देन उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप नॉन होमोजीनियस बोलने लगेंगे। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन सबको पता होगी, 1 डिग्री की जो इक्वेशन होती हैं देन दे आर नोन एज अ लीनियर इक्वेशन। तो वो लीनियर इक्वेशन अगर एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन देने लगते हैं हम किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी प्रॉब्लम में, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब सिस्टम ऑफ लीनियर मतलब एक से ज़्यादा आपके पास लीनियर इक्वेशन है, आप क्या चाह रहे हैं, इनका सॉल्यूशन फाइंड करना, मतलब उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं इक्वेशंस में उनकी वैल्यू फाइंड करना, सो डैट उस सिस्टम के अंदर जितनी भी इक्वेशन है ऐसी वैल्यू आप एक्स वाई जेड या जितने भी वेरिएबल है उनकी आप फाइंड करना चाहेंगे जो पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इक्वेशंस हैं उन सब को वो क्या करे, सेटिस्फाई करे, होल्ड करे। ठीक है, तो इस पे दो कैटेगरी पे केस बनते हैं हमारे। ठीक है, सॉल्यूशन तो अपन फाइंड करना इससे भी प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, बट हमने नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन मतलब वो कैसा है आपका, यूनिक है, इनफाइनाइट है, या फिर कैसा है वो आपका नो सॉल्यूशन है। ये विदाउट फाइंडिंग द सॉल्यूशन हम इस तीन चीज को विद द हेल्प ऑफ रैंक हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने होमोजीनियस के केस में ये पूरी कंडीशन देखी हुई है इन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो कुछ रिकैप कर लेते हैं और कुछ नया समझ लेते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये आपके पास। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे कि मैंने आपको बताया ये होमोजीनियस भी होता है और ये नॉन होमोजीनियस भी होता है। होमोजीनियस कब होता है, जब यहाँ पे जो आपकी कांस्टेंट की कॉलम मैट्रिक्स बनती है दैट इज एग्जैक्टली अ नल मैट्रिक्स, नल कॉलम मैट्रिक्स, तो आप उसको होमोजीनियस बोल देते हैं। नॉन होमोजीनियस कब बनता है, जब वो जो जो आपकी कॉलम मैट्रिक्स बनने वाली थी कांस्टेंट की वो कैसी है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वो नल मैट्रिक्स नहीं है, तो हम नॉन होमोजीनियस बोल देंगे। ठीक है, होमोजीनियस वाला हम इन द प्रीवियस लेक्चर समझ चुके हैं। तो होमोजीनियस वाला जो होता है, जब भी आपको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिले तो वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ऑलवेज कंसिस्टेंट, मतलब उनके पास हमेशा सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन में बी ट्रिवियल और मे बी नॉन ट्रिवियल। ठीक है, ट्रिवियल सिनोनिम किसका है, आपका यूनिक का है, और नॉन ट्रिवियल सिनोनिम का है, इनफाइनाइट का है। तो ये दो केस बन सकते हैं आपके, जब आपके पास किस टाइप का सॉल्यूशन है, किस टाइप की सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन भी हो सकता है उसके पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन उसके पास नहीं हो सकता। यूनिक कब होगा, जब रैंक ऑफ ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जब नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो जाएगी हमारी रैंक ऑफ ए, तब हम उस केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। और इस ट्रिवियल सॉल्यूशन में भी हमने देखा था यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यूज हमेशा कैसी होती हैं, जीरो होती हैं, या जितने भी वेरिएबल है सबकी वैल्यू जीरो होती है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा, व्हेन द गिवन मैट्रिक्स जिसकी जो कांस्टेंट की कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनेगी आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, उसकी जो रैंक है इज एग्जैक्टली लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल। जब ऐसा होगा तो आप क्या बोलेंगे, आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, तो यहाँ तक का हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ अब आज हमको क्या डिस्कस करना है, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, स्पेसिफिकली जो आपका कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अ कांस्टेंट बनने वाला है बी, वो कैसा है, नॉन जीरो है, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे,
तीन चीज आपको फाइंड करनी है। एक तो रैंक ऑफ ए आप फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर एक रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आप नंबर ऑफ वेरिएबल की बात करेंगे। तो ये तीन चीज पे आपको बात करनी है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ जो रैंक ऑफ ए है, आपने क्या किया, ए की रैंक निकाली और ए ऑग्यूमेंटेड बी की रैंक निकाली, दोनों की रैंक कैसी आ गई, कुछ सेम आ गई, लेट से आर आ गई, ठीक है। तो जब दोनों की रैंक सेम आएगी तो जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जब दोनों की रैंक बराबर नहीं आएगी, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी, तो उस केस में सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा, ठीक है। तो पहले तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दो भाग में बट गया है। पहला भाग है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू में द रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी, एंड दूसरा भाग है हमारा कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी। तो निकालेंगे रैंक, दोनों की इक्वल भी हो सकती है, नॉट इक्वल भी हो सकती है। इक्वल होने के केस में कंसिस्टेंट, नॉन इक्वल होने के केस में इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या हो कि अगर दोनों का क्या हो जाए, रैंक सेम हो जाए। अब रैंक सेम हो गई, कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट में भी किस टाइप का कंसिस्टेंट, यूनिक है ये इनफाइनाइट है, ये कौन बताएगा। तो जो इक्वल होने के बाद हमने बोला कि इक्वल होने के बाद लेट से कि ये आर आ गई, अगर आर एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएगा, तो हम बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन है। बट अगर रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी दोनों इक्वल हैं मगर वो लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल है, तो इसका मतलब है कि के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सिंपल। तो हमको ये चीज याद रखनी है। तो तीन चीज पे केस है, एक रैंक ऑफ ए, एक रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल। इक्वल होने के केस में नंबर ऑफ वेरिएबल पे आएंगे, अगर नॉट इक्वल है तो नो सॉल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। तो पहले यहाँ पे दो क्वेश्चन मर्ज करके दिए हैं। आपके एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो आप एक क्वेश्चन करेंगे, आपसे सेकंड क्वेश्चन मतलब सिर्फ सॉल्व बोलता है तो आप सॉल्व करेंगे। इसका लेक्चर मैं प्रीवियस लेक्चर्स में अपलोड कर चुकी हूँ। एंड अगर आपको ये दोनों कंबाइन करके लार्ज मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है कि पहले आप कंसिस्टेंसी चेक करिए एंड देन उसके बाद कंटिन्यूएशन में ही सॉल्व करिए, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों कंबाइन करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, तो चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे वो नॉन होमोजीनियस हो, आपको सबसे पहले क्या बनाना है, ए मैट्रिक्स क्रिएट करना है, विच इज अ मैट्रिक्स ऑफ अ कोफिशिएंट। तो आपको 1 2 1 0 1 1 एंड यहाँ पे क्या मिलेगी 2 1 1। दिस इज योर मैट्रिक्स ए। नाउ आपको क्या बनाना है, बी मैट्रिक्स बनाना है, विच इज अ मैट्रिक्स ऑफ कॉलम। आप बना के देखेंगे और ये इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट भी अगर नॉन जीरो होता है दैट मीन्स कि ये पूरी नल मैट्रिक्स नहीं है, दैट मीन्स ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कैसा है, नॉन होमोजीनियस। तो हमको यहाँ समझ में आया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस। अब सिंपली हमको क्या करना है, ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स बनानी है और इसकी रैंक हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जब हम इसकी रैंक फाइंड करेंगे तो वहाँ हमको हेल्प मिल जाएगी ए की रैंक फाइंड करने के लिए। तो हमको दो अलग अलग तरीके से रैंक निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं कैसे। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा है। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी ए मैट्रिक्स आपने अभी लिखी थी उस सेम ए मैट्रिक्स को आप कॉपी कर लेंगे। तो मैंने भी वही किया है, जो सेम ए मैट्रिक्स थी मेरे पास उसको हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद जो आपका राइट हैंड साइड है उस पे क्या बना हुआ है, ये डॉट्स बने हुए हैं। तो आप भी क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डॉट से क्या कर लेंगे, बाइफरकेट कर लेंगे। ए मैट्रिक्स बनाने के बाद डॉट बना के बाइफरकेशन करेंगे। अब ए मैट्रिक्स के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है, दिस बी मैट्रिक्स, ठीक है। ए फिर डॉट फिर बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज 1 2 1 और फिर उसके बाद आप ब्रैकेट लगा देंगे। तो इस तरीके से ये वर्किंग है। दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज योर ए मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आपने क्या बनाया है, यहाँ पे डॉट्स बना लिए क्योंकि आपको दिया हुआ ए ऑग्यूमेंटेड बी के रिप्रेजेंटेशन में। एंड देन इसके बाद आपने यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिख दी।
ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। यहाँ डॉट बनाना कंपलसरी है, कुछ बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट्स बना लेते हैं, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। तो आप यहाँ पे डॉट्स ही बना के आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे एज अ 3x4 मैट्रिक्स, ठीक है। 3 रोज है और 4 कॉलम्स है ना। 3x4 मैट्रिक्स को अज्यूम करते हुए इसको रिड्यूस करेंगे टू द स्टेयरकेस फॉर्म या फिर एशलॉन फॉर्म तक, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कहाँ जाना है, डाउन, ये लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एंड डाउन टू अप क्या करना है, हमको 0 करना है। तो सबसे पहले हम R3 पे चेंज ले आते हैं। R3 में क्या कर लेते हैं, R3 माइनस 2R1 कर लेते हैं, या 2R1 माइनस में R3 कर लेते हैं, नेगेटिव साइन से हम क्या बच जाएंगे इसलिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 2R1 माइनस में R3 कर लेते हैं। अब ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 2 1 1। सेकेंड रो पे भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो एज इट इज़ हम उसको कॉपी कर लेंगे, है ना। बाइफरकेशन एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। थर्ड कॉलम में हम चेंज कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। 2R1 मतलब 4 माइनस में R3 मतलब 1, मतलब आपको क्या मिला, 3 मिला। एंड यहाँ पे 2 माइनस में 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 माइनस में 1 करेंगे तो अगेन यू विल गेट 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद ऐसा दिखा। अब क्योंकि हमको फर्स्ट कॉलम में डाउन टू अप जितने मैक्सिमम जीरोस कर सकते थे हमको करने थे, तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक 0 था, तो ये 2 0 हो गए। नाउ हम स्विच करेंगे टू द सेकंड कॉलम। अब हम इस 3 को 0 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आप इस तरीके से फॉलो करते हैं तो आप कभी भी अटकेंगे नहीं और बहुत आसानी से आप एशलॉन फॉर्म या स्टेयरकेस फॉर्म तक रिड्यूस कर देंगे अपनी मैट्रिक्स को। तो 3 को 0 करेंगे, तो 3 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, R3 में चेंज लेके आएंगे, 3R2 माइनस में R3 कर देंगे, ठीक है। 3R2 माइनस में R3। अब इन्हीं दो रो का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली रो का अगर आपने यूज़ किया तो ये जो 2 जीरोज आपने क्रिएट किए हैं, द जीरोज विल बिकम नॉन जीरोज, ठीक है। तो जो कि हम चाहते नहीं हैं, तो इसलिए हम इसी का यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो एज इट इज़ मेंटेन रहेगी, सेकेंड रो में भी हम कोई चेंज नहीं ला रहे हैं तो एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। थर्ड जो रो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, 0 0। फिर 3 इंटू R2 माइनस में 1, माइनस में 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। देन 6 माइनस में 1 करेंगे तो हमको यहाँ पे 5 मिल जाएगा। बाइफरकेशन एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से ये आ गया। अब क्या आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो दिस इज द फाइनल, देखो स्टेयरकेस फॉर्म मिल रहा है, जो इसका लीडिंग एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, सेकंड वाली रो का लीडिंग एलिमेंट उसके राइट में मिल रहा है, एंड थर्ड वाली रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो उसके राइट में मिल रहा है। तो राइट में ही एवरेज जैसे जैसे आप रो वाई डिक्रीज कर रहे हैं, तो लीडिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आपको कैसा मिलना चाहिए, राइट में मिलना चाहिए अपने ऊपर वाली रो के लीडिंग एलिमेंट से। तो यहाँ तक आ गए। अब क्या ये जो लास्ट एलिमेंट 2 है इसको आप 0 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस 2 को 0 करने जाएंगे तो ये जो जीरोज आपने क्रिएट किए हैं, दिस जीरोज विल बिकम द नॉन जीरोज, जो कि हम नहीं चाहते। तो दिस इज द फाइनल रिडक्शन। यहाँ तक हम फाइनली रिड्यूस कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या है, टेस्ट अप्लाई करना है। अब टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमको क्या क्या निकालना है, रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी निकालनी है। फिर हमको क्या निकालना है, यहाँ पे रैंक ऑफ ए निकालना है, ठीक है। और फिर हमको यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करनी है, ठीक है। वेरिएबल की भी बात तब कर पाएंगे जब इनकी रैंक क्या होगी, इक्वल आएगी, अदरवाइज तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो हमको वेरिएबल तक भी पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं इनकी रैंक की। तो इनकी रैंक क्या है, अब देखिए यहाँ पे जब आपको ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स की बात करनी है तो आप मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे 3x4 की। मतलब आपके लिए ये जो पूरी मैट्रिक्स लिखी हुई है, ये जो पूरी मैट्रिक्स है, ये एक ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स है विच इज ऑफ ऑर्डर 3x4, ठीक है। तो आप इस पूरे की, जैसे आपने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में जहाँ हमने रैंक निकालना सीखा था, वहाँ पे रैंक निकालना सीखा था, तो उसके अकॉर्डिंगली आप रैंक बताएंगे। तो द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन दिस 3x4 मैट्रिक्स कितने होंगे, वो इसकी रैंक हो जाएगी। तो जब हम यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की बात करते हैं तो पहली रो भी हमारी नॉन जीरो, सेकंड भी नॉन जीरो एंड थर्ड वन इज ऑल्सो नॉन जीरो, देयरफॉर इसकी रैंक क्या हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी।
क्लियर। तो ए ऑग्यूमेंटेड बी के लिए आपको पूरी मैट्रिक्स को कंसीडर करते हुए विदाउट मतलब इग्नोरिंग दिस बाइफर्केशन आपको क्या करना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज निकालनी है, ठीक है। अब रैंक ऑफ ए के लिए आपको क्या करना है, रैंक ऑफ ए के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ जो इतनी मैट्रिक्स है विच इज योर ए मैट्रिक्स, जो बाइफर्केशन से पहले की मैट्रिक्स है, बाइफर्केशन से पहले कौन सी लिखी हुई थी, ए लिखी थी, बाइफर्केशन के बाद हमने क्या लिखी हुई थी, बी लिखी थी। तो बाइफर्केशन से पहले जो भी मैट्रिक्स है आप उतनी मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे, जो हमने अभी येलो कलर से हाईलाइट नहीं किया है पार्ट उसको आप इग्नोर कर देंगे। तो सिर्फ अब रैंक ऑफ ए के लिए आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स को कंसीडर करना है विच इज दिस येलो हाईलाइटेड पार्ट, और इस येलो हाईलाइटेड पार्ट में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की बात करनी है। तो देखिए ये पूरी रो आपकी नॉन जीरो है, यहाँ पे भी दो एलिमेंट हमको नॉन जीरो दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक एलिमेंट हमको नॉन जीरो दिख रहा है, देयरफॉर यहाँ पे आपको 3 रो मिल रही है विच इज नॉन जीरो, देयरफॉर इसकी जो रैंक होगी 3 होगी। आपने देखा इन दोनों की रैंक कैसी है, इक्वल है, रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी भी 3 है एंड रैंक ऑफ ए भी 3 है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट हो गया है तो सॉल्यूशन तो होगा, अब वो चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, वो कौन डिसाइड करके देगा आपको, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो नंबर ऑफ वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो कितने वेरिएबल थे पूरी इक्वेशन में, 3 वेरिएबल थे, एक्स वाई एंड जेड, देयरफॉर यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल भी आपके 3 हो गए। तो आपने देखा कि जो रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी थी इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए and this is exactly equal to the number of variables। तो आपने देखा यहाँ पे तीनों ही एक दूसरे की इक्वल है, और तीनों ही एक दूसरे के इक्वल कब हो रहे थे, मैं ये चार्ट को आपको दोबारा दिखा देती हूँ, और ये तीनों ही इक्वल कब हो रहे थे, जब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था कि ये दोनों आप इक्वल होंगे एंड देन इसके बाद आप ये नंबर ऑफ वेरिएबल के भी इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर वी आर गेटिंग हेयर द यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। अब बात आती है इस यूनिक सॉल्यूशन की, यहाँ तक अगर सिर्फ आपको टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी या नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन की बात करता है तो आप यहाँ तक निकालेंगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। बट अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है उसका आप पहले टेस्ट कीजिए कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, या उसका क्या नेचर है, एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। तो अगर इसी के कंटिन्यूशन में आपसे सॉल्व पूछता है तो आप क्या करेंगे, तो सॉल्व के लिए आप क्या लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू में बी लिखेंगे, ठीक है, सिंपल, ए एक्स इज इक्वल टू में बी लिखना है ना। वैसे नेचर पूछता है तो यहाँ तक डन। सॉल्यूशन के लिए अब हम आगे बात कर रहे हैं, तो हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा। अब ए के लिए आपको ओरिजिनल ए मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये येलो कलर से जो हाईलाइटेड लास्ट रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है, 1 2 1 है, 0 1 1 है और 0 0 2 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 1 0 1 1 0 0 2। तो ये हमने ए मैट्रिक्स लिख ली विच इज द लास्ट रिड्यूस्ड मैट्रिक्स जिसके बेसिस पे आपने रैंक निकाला था। नाउ एक्स तो वही रहेगा जो आपके वेरिएबल्स है उसकी कॉलम मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स में भी आप ध्यान देंगे जो लास्ट रिड्यूस्ड मैट्रिक्स थी जो बाइफर्केशन के बाद यहाँ पे लिखी हुई है, पर्पल कलर से हाईलाइटेड हो रही है, 1 2 5, आप इसको ही वहाँ पे लिखेंगे। तो आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, आपको यहाँ पे मिलेगा 1 2 5। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके आगे ही हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सिंपली आप क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यू विल गेट x प्लस 2y प्लस में z इज इक्वल टू में 1। नाउ यहाँ पे मिलेगा y प्लस z इज इक्वल टू में 2, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2z इज इक्वल टू में 5। तो 2z इज इक्वल टू में 5, इसका मतलब है आपको z की वैल्यू मिली 5/2, ठीक है। इस 5/2 z की वैल्यू को आप किस में पुट कर देंगे, पुट इन दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड जिसमें y प्लस z इज इक्वल टू में 2 है। तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 2 माइनस में 5/2 विच इज -1/2। तो ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 और /2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। फिर इसके बाद हम इन दोनों की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 2 इंटू -1 अपॉन में 2 प्लस में 5 अपॉन में 2 इक्वल टू में 1। तो ये 2 कैंसिल हो जाता है, बट अगर नहीं कैंसिल करते हैं तो बेटर रहेगा क्योंकि हमको
अगेन एलसीएम लेके ही ऑपरेट करना पड़ेगा, तो हम इसको एज इट इज ही रहने दें। नाउ x इज इक्वल टू में -2 प्लस में 5, तो आपको मिलेगा +3/2 इज इक्वल टू में 1। दिस एम्प्लाइज आपको x इज इक्वल टू में मिलेगा 1 - 3/2 विच इज -1/2। ठीक है, तो ये आपको x की वैल्यू मिली। तो आपको यहाँ पे मिला x इज इक्वल टू में -1/2, y इज इक्वल टू में -1/2 एंड z इज इक्वल टू में 5/2। तो ये आपको तीन वैल्यूज मिल गई हैं x, y, z की। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी एंड अगेन सॉल्व। सिंपली आप क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 1 1 2 1 एंड देन इसके बाद 0 1 1 एंड 1 3 2। तो ये आपकी क्या हो गई, ए मैट्रिक्स हो गई। ए मैट्रिक्स लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन सेम प्रोसेस है, यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे आप 1 2 3। तो ये आपकी बी मैट्रिक्स हो गई। अब आपको क्या करना है, जब भी टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी बोल रहा है और आपको किस टाइप का सॉल्यूशन यहाँ पे इक्वेशन मिली है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिला है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ सिंपली ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाएंगे। ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स सेम तरीके से बनानी है। सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स को कॉपी करेंगे। मैंने कुछ इक्वेशंस ऑलमोस्ट सेम ली है प्रीवियस वाले से, जिससे टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा, बाकी मेथड आपको पूरी समझ में आ जाएगी। फिर हम बाइफर्केशन लगाएंगे, फिर देन इसके बाद हम बी मैट्रिक्स को लिख देंगे। तो ये ए ऑग्यूमेंटेड बी बन गई। अब इस ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। वही सेम प्रोसेस है, लेफ्ट टू राइट, डाउन टू अप। आपको क्या करना है, कॉलम वाइज जीरोस क्रिएट करने। R3 में चेंज लेके आएंगे, R3 माइनस में क्या कर लेते हैं, R1 कर लेते हैं हम। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 2 1। फर्स्ट रो हमारी सेम रहेगी, सेकेंड रो भी हमारी सेम रहेगी, एज इट इज कॉपी करेंगे। एंड जो थर्ड रो है हमारी वो चेंज हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। R3 माइनस R1 कर रहे हैं, ये 1 हो जाएगा। R3 माइनस R1 कर रहे हैं, 1 हो जाएगा। R3 माइनस R1 कर रहे हैं, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको यहाँ आइडेंटिकल रो दिखने लगी है, बट यहाँ पे आपको नहीं छोड़ना है आंसर को। अभी आपको पूरा इसको स्टेयर केस फॉर्म में रिड्यूस करना है। अभी ये स्टेयर केस फॉर्म में नहीं आया है। देखिए यहाँ पे इसका लीडिंग एलिमेंट, सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट, थर्ड रो की लीडिंग एलिमेंट के जस्ट पैरेलल है। तो अभी ये स्टेयर केस फॉर्म में नहीं आया है। एक रिडक्शन आपको और एक ट्रांसफॉर्मेशन और लगाना है। R3 में क्या कर लेते हैं, R3 माइनस R2 कर लेते हैं, सबसे ईजी है ये। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 1, फिर 0 1 1 2 एंड यहाँ पे आपको थर्ड रो पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, क्योंकि पूरी रो ही आपकी क्या थी, आइडेंटिकल थी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन वाइज इजी है, बट अंडरस्टैंडिंग वाइज ये पूरा आपको क्लैरिटी दे के जाएगा। ठीक है, अब ये स्टेयर केस फॉर्म तक आपको मिल गई। यहाँ का लीडिंग एलिमेंट ये हो गया, यहाँ का लीडिंग एलिमेंट ये हो गया, यहाँ पे कोई भी लीडिंग एलिमेंट नहीं है बिकॉज द होल रो इज 0। तो आपको इस तरीके से ये पूरा मिल गया। तो ये स्टेयर केस फॉर्म बन गया, डन। अब इसके बाद ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। अभी लास्ट रो तो हमारी पूरी 0 हो ही गई है, बट हम सेकंड रो को 0 नहीं कर सकते बिकॉज ये वाला जो 0 है वो नॉन 0 में कन्वर्ट होने लगेगा। तो अब सिंपली हम बात कर लेते हैं ए ऑग्यूमेंटेड बी की रैंक की, फिर रैंक ऑफ ए की बात कर लेते हैं, एंड अगर हमारी ये रैंक सेम होती है तो नंबर ऑफ वेरिएबल की बात करेंगे। तो पहले रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी देख लेते हैं। अगेन सेम कंसेप्ट है, रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी के लिए आपको इस पूरी मैट्रिक्स को कंसीडर करना है एज अ वन मैट्रिक्स, और इस पूरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की बात करनी है, और जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आएंगी आर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसकी जो ऑर्डर है वो कितनी आपको कंसीडर करनी है, 3 क्रॉस 4, पूरे 4 कॉलम्स को कंसीडर करना है और 3 रोज को कंसीडर करते हुए रैंक बनानी है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, पहली रो हमारी नॉन जीरो है, सेकंड रो में भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है तो नॉन जीरो है, बट जो थर्ड रो है उसमें सभी एलिमेंट जीरो है, देयरफॉर दिस रो इज अ जीरो रो। तो आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी मिली है, 2 मिली है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। नाउ द टर्न ऑफ अ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के लिए अगेन आप क्या करेंगे, सिर्फ बाइफर्केशन से जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स लिखी है उतनी ही मैट्रिक्स को आप कंसीडर करेंगे, बिकॉज वही आपकी सिर्फ और सिर्फ ए मैट्रिक्स है। बाइफर्केशन के राइट में जो मैट्रिक्स लिखी है इज अ बी मैट्रिक्स।
तो आपने बाइफर्केशन के लेफ्ट में जो मैट्रिक्स है उसको कंसीडर किया है, जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है येलो कलर के पार्ट से, और ये येलो कलर से पार्ट से जो हाईलाइटेड मैट्रिक्स है इज अ मैट्रिक्स ए। तो अब सिर्फ आप इस 3x3 की मैट्रिक्स पे ही क्या करेंगे, फाइंड करेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो 3x3 की मैट्रिक्स में पहली जो रो है वो हमारी नॉन जीरो है क्योंकि इसमें तीनों एलिमेंट नॉन जीरो है। दूसरी रो भी हमारी नॉन जीरो है क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट नॉन जीरो है, एक भी एलिमेंट नॉन जीरो होता है तो नॉन जीरो रो हो जाती है। पर जो थर्ड वाली अगर रो हम देखते हैं तो उसमें सभी एलिमेंट कैसे हैं, जीरो हैं, देयरफॉर सिर्फ आपको यहाँ 2 नॉन जीरो रोज मिली, तो इसकी रैंक क्या हो गई, 2 हो गई। अब आपने देखा इन दोनों की रैंक कैसी है, 2 है, तो इसका मतलब है कि कंसिस्टेंट तो है हमारा सॉल्यूशन जब दोनों की रैंक इक्वल होती है, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। तो अब हमको बात करनी होगी नंबर ऑफ वेरिएबल्स की, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे, 3 थे, वो तो फिक्स है, 3 हमने यूज किए थे एक्स वाई जेड, तो नंबर ऑफ वेरिएबल तो 3 आ गए। तो आपने देखा जो नंबर ऑफ वेरिएबल थे वो कैसे जो रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी या फिर रैंक ऑफ ए थी वो इक्वल होने के बाद इक्वल टू द रैंक ऑफ ए, फिर वो कैसी थी, स्ट्रिक्टली लेसर देन थी द नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। कभी भी नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा नहीं आएगी, कम आएगी या बराबर आएगी, बट यहाँ कम आ रही है, देयरफॉर जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। तो हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आप ऐसा लिख सकते हैं हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। तो इसके पास किस टाइप के सॉल्यूशन आपको देखने को मिले, हैज इनफाइनाइट। तो क्यों इनफाइनाइट है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस ये होल्ड कर। अब इनफिनाइट सॉल्यूशन है और हमको क्या है कि अगर क्वेश्चन बोलता है सिर्फ आप टेस्ट कीजिए कंसिस्टेंसी या फिर नेचर फाइंड कीजिए, तो आप यहाँ तक करके आएंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट इसी के कंटिन्यूशन में अगर आपसे क्या बोलता है, सॉल्व करके बताइए जो भी आ रहा है, अगर कंसिस्टेंट है आपका तो आप इसको सॉल्व करिए। तो आप क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, लास्ट रिड्यूस मैट्रिक्स को आप लिखेंगे जिसके बेसिस पे आपने रैंक निकाली थी। तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 2 1 0 1 1 एंड 0 0 0। तो सिर्फ जो ए मैट्रिक्स है वो लिखेंगे विच इज हाईलाइटेड बाय दिस येलो कलर। तो ये येलो कलर से जो हाईलाइटेड है आप उतनी ही मैट्रिक्स को वहां पे लिखेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, एंड देन बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 0। तो जो बी मैट्रिक्स कौन सी लिखनी है, जो लास्ट रिड्यूस मैट्रिक्स है जो पर्पल कलर से लिखी हुई है वो आप लिखेंगे। तो सेम प्रोसेस है। अब इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू में 1, यू विल गेट y प्लस जेड इज इक्वल टू में 2, और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे मैंने जैसे इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया है, तो वही सेम केस अराइज हो रहा है। यहाँ पे जो थर्ड वाली अगर आप रो को देखते हैं, थर्ड वाली जो इक्वेशन है उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, तो x की वैल्यू चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 दे देगी। फिर अगला वाला टर्म भी y की भी आप कोई भी वैल्यू ले लो, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 देगा, z की भी कोई भी वैल्यू ले लो, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही देगी। तो ये इक्वेशन x y z की कोई भी वैल्यू पे होल्ड करती है। बट हम क्या है कि x y z तीनों की वैल्यूज फ्री नहीं कर सकते हम क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है बाय दिस 2 इक्वेशन, इन 2 इक्वेशन को भी होल्ड होनी चाहिए। तो इसलिए हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, फ्री कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ कांस्टेंट k लिया है, आप a b c कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेना है, इस बात को ध्यान रखेंगे, आर्बिट्ररी है ये कांस्टेंट, है ना। तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट आपने z को k ले लिया। अब इसी इक्वेशन को आप ये जो k की वैल्यू है सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, यू विल गेट 2 माइनस k y की वैल्यू। ठीक है, z की वैल्यू अगर k है तो 2 माइनस k y की वैल्यू होगी। यही जो आपने वैल्यू दोनों y और z की निकाली है ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, यू विल गेट माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस k माइनस k। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस में 4 प्लस में 2k माइनस में k विच विल गिव यू माइनस 3 प्लस k। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई। तो x आपको मिला k माइनस में 3, y आपको मिला
2 माइनस में k एंड z आपको मिला k। अब k की वैल्यू आप 1 लेंगे, अकॉर्डिंगली y और x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। k की वैल्यू आप 0 लेंगे, अकॉर्डिंगली y और k की वैल्यू चेंज हो जाए, y और x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड k की वैल्यू आप जैसे जैसे बदलते जाएंगे वैसे वैसे z, y और x की वैल्यू भी बदलती जाएगी। मतलब इन्फिनाइट चॉइसेस आ गई आपके पास इन कॉम्बिनेशंस के लिए। तो ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए हो गया। द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आपको टेस्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी दिया है। अगेन आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, आप अगेन क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स बना लेंगे सॉल्यूशन के लिए 1 2 1, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे बी मैट्रिक्स पहले ए मैट्रिक्स को ही हम पूरा लिख लेते हैं 1 2 1 0 1 1 1 3 2, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज़ 1 2 4, ठीक है, तो ये आपकी बी मैट्रिक्स हो गई। सेम आपको क्या करना है, सेम तरीके से प्रोसेस करना है जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। तो हम क्या करेंगे, ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाएंगे। ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स 1 2 1 होगा, 0 1 1 1 3 2, और फिर उसके बाद हम बाइफर्केशन लगाएंगे एंड देन इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो दिस इज योर ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स। इस ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स को आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगा के रिड्यूस करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउन टू अप, जीरो क्रिएट करनी है आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले R3 में चेंज ले आते हैं। हम क्या करेंगे, R3 माइनस R1 कर लेते हैं। R1 हमारा सेम रहेगा, तो R1 को एज इट इज कॉपी करेंगे। R2 भी हमारा सेम रहेगा, इसको भी एज इट इज कॉपी करेंगे। R3 में हम चेंज ला रहे हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, R3 माइनस R1 कर रहे हैं। तो यहाँ में हमारे पास प्लस 1 मिलेगा एंड देन इसके बाद 4 माइनस 1 करेंगे तो वी विल गेट दिस 3, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब पहले कॉलम में हमने सारे जीरोस क्रिएट कर लिए हैं, नाउ हम सेकंड कॉलम पे स्विच करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, R3 पे चेंज लेके आते हैं। R3 में क्या करते हैं, माइनस R2 कर देते हैं, है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट रो हमारी एज इट इज कॉपी होगी, सेकेंड रो भी हमारी एज इट इज कॉपी होगी, थर्ड रो में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये लास्ट रिड्यूस मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी लीडिंग एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको स्टेयरकेस फॉर्म में दिखने लगेंगे। लीडिंग एलिमेंट 1 है, सेकंड वाली रो का लीडिंग एलिमेंट दिस 1 है, और थर्ड वाली रो का लीडिंग एलिमेंट ये 1 है। ये तो बाइफर्केशन है बीच में, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दिस इज द बाइफर्केशन, ठीक है, ये आपका बाइफर्केशन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये आपका स्टेयरकेस फॉर्म बन गया। देखिए यहाँ पे इस तरीके से लीडिंग एलिमेंट हर किसी का एक दूसरे के राइट में आ रहा है। अब ये 2 जंप लेके राइट में आए चाहे 1 जंप लेके राइट में आए, बस राइट में होना चाहिए, तो ये राइट में है। दिस इज द लास्ट रिडक्शन। ये जो लास्ट 1 है थर्ड कॉलम में, इस 1 को भी आप 0 नहीं कर सकते, जैसे आप इस 0 करेंगे तो ये बाकी जो जीरोज हैं वो नॉन जीरोज में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो दिस इज द फाइनल रिडक्शन। यहाँ पे हम रैंक की बात कर लेते हैं, रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी, यहाँ पे भी हम रैंक ऑफ ए की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों की रैंक हमको निकालनी होगी, इसके बेसिस पे हम आंसर दे पाएंगे। तो रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी के लिए आपको फिर से वही करना है, पूरी ये जो 3x4 की मैट्रिक्स थी आपकी, इस पूरी मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो जो पहली रो है वो आपकी नॉन जीरो है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट नॉन जीरो हैं। सेकंड रो भी आपकी नॉन जीरो है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट नॉन जीरो हैं। थर्ड रो भी आपकी नॉन जीरो है क्योंकि इसमें 3 तो जीरो है बट एक एलिमेंट नॉन जीरो है, देयरफॉर द होल रो इज नॉन जीरो। तो यहाँ पे आपको रैंक क्या मिल गई, ए ऑग्यूमेंटेड बी की 3 मिल गई। नाउ द रैंक ऑफ ए विच इज ऑफ 3x3। तो अब ये 3x3 की जो बाइफर्केशन के लेफ्ट में लिखी हुई है, दिस होल मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस मैट्रिक्स में जो विच इज हाईलाइटेड बाय दिस येलो कलर, उस मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को आइडेंटिफाई करना है।
तो पहली रो हमारी नॉन जीरो है क्योंकि उसमें 3 एलिमेंट नॉन जीरो दिख रहे हैं, सेकंड रो भी हमारी नॉन जीरो है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट नॉन जीरो दिख रहे हैं, बट जो थर्ड रो है इस ए मैट्रिक्स की वो पूरी की पूरी जीरो है क्योंकि तीनों एलिमेंट यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं आपको, जीरो दिख रहे हैं। देयरफॉर जो इसकी रैंक होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, 2 होगी। तो क्या 3 2 के इक्वल होता है, नहीं होता है। देयरफॉर यहाँ पे आपको क्या केस मिला, इनकंसिस्टेंट का केस मिल गया। तो सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट मतलब हैज, देयरफॉर हैज नो सॉल्यूशन। अब इसके पास क्या है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से रैंक इक्वल नहीं है, रैंक इक्वल नहीं है, वेरिएबल की बात नहीं आएगी। अब क्योंकि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है तो हम इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जो तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। तो इस कारण से यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड होता है। तो होपफुली आपको ये पूरा समझ में आया होगा सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इसके बाद हम फर्दर पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ वैल्यूज अगर कोफिशिएंट की मिस होती है तो उनकी क्या वैल्यू होगी, सो दैट द यूनिक सॉल्यूशन यू विल ऑब्टेन इन्फिनाइट सॉल्यूशन। मतलब हम उनकी कंडीशंस पे बात करेंगे, जो मिसिंग कोफिशिएंट्स हैं हम उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू द केस गिवन। तो वो नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा। फिर देन उसके बाद हम आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज पे स्विच करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।